फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग रेजिस्टेंस का जो हमने सीक्वेंस या सीरीज शुरू किया है उसी के अगले क्रम में आते हैं। तो हम लोग ने पिछले वीडियो में रेजिस्टेंस की डेफिनेशन और रेजिस्टेंस क्या है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, और रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि रेजिस्टेंस किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो अपने में विद्युत धारा प्रवाह होने का विरोध करता है, और ओम्स लॉ के अनुसार रेजिस्टेंस से क्या सूत्र बनकर आता है, अर्थात क्या संबंध होता है चालक में प्रवाहित होने वाली धारा और वोल्टेज और रेजिस्टेंस का, उसके बारे में एक छोटा सा हमने वहाँ डेफिनेशन और फार्मूला रखा था। हालांकि ओम्स लॉ को हम बाद में पढ़ेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे। और उसके बाद रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है इसको हमने बताया था, और रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो फार्मूला फिर निकल कर आया था वो। लेकिन हम लोग आज ये जानेंगे कि रेजिस्टेंस, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल व क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, इसको आखिर समझना हो तो हम कैसे समझेंगे। क्योंकि मैं पिछली वीडियो में इसको नहीं बताया था, तो हमने सोचा ये बताना अच्छा होगा जिससे कि कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी रहे। तो जैसा कि मान लीजिए कि कोई दो चालक है, आप स्क्रीन पे भी देखते रहें। दो चालक है जिसमें दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर है, परंतु एक की लंबाई कम और दूसरे की लंबाई ज़्यादा है। तो जिसकी लंबाई ज़्यादा होगी दोस्तों, उसमें एटम ज़्यादा होंगे, अर्थात जिस भी पदार्थ का वह चालक है उसके एटम क्या होंगे दोस्तों, ज़्यादा होंगे। और जो चालक की लंबाई कम है उसके एटम की संख्या कम होगी। अब जब एटम की संख्या कम होगी तो इससे क्या होगा दोस्तों, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। तो पहले पे हम ध्यान देते हैं, जिस चालक की लंबाई ज़्यादा थी, जब उसमें से वोल्टेज देने पे जो करंट फ्लो होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन जाएगा हमारा, तो जो इलेक्ट्रॉन जाएगा दोस्तों, तो उस एटम जो हैं उन एटम के साथ कोलिजन करता है। तो जब ज़्यादा मात्रा में उसमें एटम है तो कोलिजन भी ज़्यादा होगा। कोलिजन का मतलब होता है दोस्तों आपसी टकराव। तो जब ज़्यादा मात्रा में टकराव होगा, इसका मतलब कि ज़्यादा विरोध हो रहा है उस इलेक्ट्रॉन का एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ जाने पे। तो इससे ये समझ में आता है कि जिसमें, अर्थात जिस चालक की लंबाई ज़्यादा है तो उसमें कोलिजन ज़्यादा हो रहा है, मतलब विरोध ज़्यादा हो रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, ज़्यादा होगा। और हम दूसरा देखते हैं जो कि छोटा है चालक, उसमें कोलिजन कम हो रहा है, अर्थात उसमें रेजिस्टेंस कम हुआ दोस्तों। तो इस प्रकार हम जान गए दोस्तों कि रेजिस्टेंस उसमें कम है और इस वाले में रेजिस्टेंस ज़्यादा है। और ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, कोलिजन के कारण हो रहा है और लंबाई के कारण। कोलिजन क्यों हो रहा है, लंबाई के कारण, क्योंकि उसमें एटम ज़्यादा और कम हो रहे हैं। तो इससे हम इस बात पे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस है उस चालक का, वो लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि देखिए, जिसमें कोलिजन कम उसका प्रतिरोध कम, जिसमें कोलिजन ज़्यादा उसका प्रतिरोध ज़्यादा, अर्थात लंबाई के अकॉर्डिंग कोलिजन है। तो इससे हम निष्कर्ष पे निकल गए कि हमारा क्या है, प्रतिरोध जो है वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। चलिए, अब दूसरा आता है कि प्रतिरोध जो है अपने चालक के क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम फिर से दो चालक लेंगे और दोनों चालक की इस बार हम क्या रखेंगे दोस्तों, लंबाई तो बराबर रखेंगे, लेकिन एक की क्रॉस सेक्शनल एरिया कम और दूसरा का क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग ज़्यादा रखेंगे। तो आइए देखते हैं कि इससे क्या होगा। मान लीजिए प्रथम हम चालक की बात करें तो इसकी भी लंबाई उतनी ही है जितने की दूसरे चालक की है, आप इसको स्क्रीन पे देख सकते हैं, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया कम ज़्यादा है। यदि हम बात करें
क्रॉस सेक्शनल एरिया कम ज़्यादा का इसमें क्या संबंध है, वो कैसे पता चलता है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ प्रतिरोध क्रॉस सेक्शनल एरिया के, तो कुछ इस प्रकार है। उदाहरण के माध्यम से समझिए कि ये 2 गली है, दोनों की लंबाई समान है, एक पतला कोई गली है और एक उससे जो है चौड़ा गली है, अर्थात उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा हुआ दोस्तों। तो मान लीजिए जो गली पतला है उसमें क्या होगा दोस्तों, भीड़ बहुत ही ज़्यादा होगा। भीड़ क्या होगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा होगा। एक दूसरे आदमी यदि आ रहे हैं तो उनको आपस में टकरा के धक्का खा के जाना होगा, अर्थात विरोध उसमें क्या होगा दोस्तों, ज़्यादा होगा। और दूसरा यदि मान लीजिए जो गली चौड़ा है अर्थात जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, उसमें लोग आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे अर्थात एक छोर से दूसरे छोर पे जा सकेंगे, अर्थात इसमें विरोध क्या हुआ दोस्तों, कम। विरोध मतलब प्रतिरोध इसमें कम हुआ। किसमें हुआ, जिसका कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा था। इसी प्रकार सेम जो हम 2 चालक लिए थे उसमें भी होता है। इसमें हमारा जो इसमें कि कम क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ता है, अर्थात ज़्यादा इसमें प्रतिरोध होता है। हमने जो उदाहरण दिया आप ये समझ सकते हैं। और दूसरा क्या था दोस्तों, देखिए अब जो दोनों का लंबाई समान है तो इससे क्या होगा, ये समझिए, जो हमारा एटम था वो समान होगा दोनों में, लेकिन एक का चूँकि क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो पास पास आ जाएंगे, वो पास पास हो जाएंगे। जिस प्रकार कोई संकरा गली है तो उसमें लोग पास पास हो जाते हैं, धक्का खा के जाते हैं एक दूसरे से। और दूसरा क्या था, और इसका भी लंबाई समान है तो इसका भी एटम उसी संख्या में होगा, लेकिन इसका चौड़ाई ज़्यादा है तो एटम थोड़ा दूर दूर, तो इसमें से आराम से इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे चला जाएगा। तो इससे हम इस निष्कर्ष पे निकलते हैं कि जो यदि जिसका क्रॉस सेक्शनल ज़्यादा है उसमें विरोध कम हो रहा है, अर्थात उसमें रेजिस्टेंस क्या हुआ, कम हुआ। और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है उसमें विरोध ज़्यादा हो रहा है, अर्थात यहाँ देखिए यदि कम है तो ज़्यादा और ज़्यादा है तो कम। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध स्थापित हो रहा है एक दूसरे से व्युत्क्रमानुपाती। इसीलिए आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग लिखते हैं। उम्मीद करते हैं इसको आप समझ गए होंगे, बाकी चीज़ें आपकी स्क्रीन पे होंगी। तो हम आज इसी को अब आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हम समझ रहे थे कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में नहीं बताया था। और बिना कॉन्सेप्ट के कोई चीज़ भी अधूरा ही होता है, क्योंकि वो फिर यदि हम याद करते हैं फिर भूल जाएंगे तो अच्छा नहीं है। आप हमने जो उदाहरण दिया है इसको यदि आप याद रखते हैं और समझ जाते हैं, याद क्या रखना है, यदि आप समझ गए तो ये आपको हमेशा याद रहेगा, आप कभी इसको भूलेंगे नहीं और कभी भी आप किसी को इसके संबंध में विस्तृत से व्याख्या दे सकते। तो इसी क्रम में हम आज देखेंगे रेजिस्टिविटी। अब दोस्तों आप कहेंगे रेजिस्टिविटी कहाँ से आए, हमने जब रेजिस्टेंस का फार्मूला हमने बताया था तो R बराबर दोस्तों रो L/A, तो जो रो है दोस्तों उसी को रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी हिंदी में प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। इसकी इकाई ओम मीटर होती है। अब इसकी इकाई ओम मीटर कैसे आती है ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब होगा कि ये प्रतिरोधकता क्या होता है, अभी तो हम लोगों ने प्रतिरोध पढ़ा, प्रतिरोधकता क्या होता है। एक यदि हम बहुत सरल व्याख्या नहीं परिभाषा इसे कहा जाएगा। तो प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों, पदार्थ का वह गुण होता है जो कि विरोध करता है। पदार्थ का विरोध करने का गुण प्रतिरोध कहलाता है, परंतु उस पदार्थ के द्वारा विरोध करने का कितना क्षमता है, कितना क्षमता से वो विरोध कर सकेगा, वो उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैंने बहुत सरल इसको बता दिया है दोस्तों, नहीं तो यदि आप बुक में पढ़िएगा तो बहुत ही कठिन तरीके से इसके परिभाषाएं हैं कई प्रकार की, जो कि समझने में काफ़ी उलझुल लगती हैं। तो ये मेनली डिफरेंस होता है, हालांकि इसकी कई परिभाषा हैं, आपको स्क्रीन पे दिखेगा। और दूसरा इसका परिभाषा जो है हम समझ सकते हैं इस प्रकार, मान लीजिए हमें कोई भी पदार्थ का एक चालक बना है तो उसकी प्रतिरोधकता कितनी है, अर्थात रेजिस्टिविटी कितनी है, क्या होती है,
कैसे पता करेंगे, तो आइए हम बात करते हैं। जो भी चालक है उसमें हम क्या करेंगे दोस्तों कि पर यूनिट लेंथ ले लेंगे, पर यूनिट लेंथ, और उसका यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेंगे। और उसके बाद वो चालक पर यूनिट लेंथ पर और यूनिट क्रॉस सेक्शनल पे एरिया पे उस पदार्थ का चालक जो रेजिस्टेंस देगा या उस पे जो रेजिस्टेंस होगा उस चालक का, वही उस पदार्थ की प्रतिरोधकता भी होगी। इस प्रकार से समझते हैं हम रेजिस्टिविटी को। हालांकि जो हमने पिछले बताया था बिल्कुल सरल में बता दिया था कि कितना विरोध होगा, क्या क्षमता है विरोध करने की, उसको रेजिस्टिविटी कहते हैं। लेकिन जब डेफिनेशन में हम आते हैं तो डेफिनेशन में यही है कि पर यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जितना रेजिस्टेंस वह चालक ऑफर करता है वही उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहलाती है। आपको इस सभी बिंदुओं की परिभाषा स्क्रीन पे आप देख सकेंगे और इसको आप पॉज करके नोट डाउन करें, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ ही आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा कि है क्या। हम एक बार फिर से बोलते हैं रेजिस्टिविटी। मान लीजिए कोई चालक है, इसका रेजिस्टिविटी क्या होगा, क्योंकि देखिए किसी भी चालक का रेजिस्टिविटी अलग अलग चालक का मतलब अलग अलग पदार्थ के द्वारा बने चालक का रेजिस्टिविटी अलग अलग होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक पदार्थ है तो उसी का रेजिस्टिविटी अलग अलग होगा, नहीं, उसका प्रतिरोध अलग अलग हो सकता है उस चालक का। मतलब मान लीजिए कोई एल्युमिनियम का कोई चालक है तो उसका रेजिस्टिविटी फिक्स हो गया, परंतु उसका प्रतिरोध फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध जो है लंबाई और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे निर्भर करता है। लेकिन हालांकि ये मत कहिएगा कि हमने टेम्परेचर भी बोला है कि टेम्परेचर पे भी निर्भर करता है। क्यों करता है ये हमने पिछले वीडियो में बताया था, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ हम प्रतिरोधकता की जब बात कर रहे हैं तो यदि प्रतिरोधकता को यदि देखा जाएगा दोस्तों, तो प्रतिरोधकता किसी भी पदार्थ के द्वारा बने चालक की उसकी लंबाई या क्रॉस सेक्शनल एरिया पर निर्भर नहीं करती। आप पिछले वीडियो में देखिएगा, यदि हम रो बराबर लिखेंगे दोस्तों तो क्या होगा, आर ए बाई एल होगा। तो आप सोचेंगे कि सर यहाँ तो ए और एल भी है तो इस पर निर्भर करेगा, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। रो क्या था हमारा दोस्तों, एक कांस्टेंट है, एक क्या है, कांस्टेंट है। इसको आप ध्यान रखिएगा, इस ए और एल को नहीं नोटिस कीजिए, हम कांस्टेंट को लेंगे। और कांस्टेंट में क्या था आप ये देखिएगा, ये आप इंटर के भी फिजिक्स से समझ सकते हैं कि ये हमारा क्या था दोस्तों, कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को जो हम ध्यान से देखेंगे तो हमें यही समझ में आएगा कि हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि रेजिस्टिविटी तापमान और पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है, न कि उसके लंबाई और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे निर्भर करता है। यदि आपको नहीं समझ में आए तो पिछली वीडियो में देखिएगा, रो के जगह हम लोगों ने एक डेफिनेशन, एक फार्मूला हमने लिखा था कि रो का क्या होता है फार्मूला। रो की जगह हम दोस्तों m/n² टाउ लिखते हैं, ये इंटर में फार्मूला है तो उसको हम लोग रो मानते हैं। तो m/ne² टाउ। तो m मान लीजिए कोई चालक है, उसका क्या है, मास है। यदि कोई बन गया है, कोई चालक बन गया तो उसका मास तो स्थिर ही हो गया, उसको नहीं चेंज कर सकते। लेकिन अपॉन n, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकता है कब दोस्तों, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर यदि बढ़ा दे और घटा दे तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होंगे वो भी बढ़ जाएंगे और घट जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि टेम्परेचर पे ये निर्भर कर सकता है। और ई जो है ne² टाउ जो हम लोग लिखते हैं, तो e² क्या है दोस्तों, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। टाउ होता है एज रिलैक्सेशन टाइम। तो जो हमारा रो है वो किसी भी पदार्थ की प्रकृति और उसके तापमान पे निर्भर करेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें हम इसका लंबाई बढ़ा दिए और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिए तो उससे उसको कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। अब जो मैंने फार्मूला बताया उससे आप इसको समझ सकते हैं
कि ये क्यों इसी पे निर्भर हो रहा है, ए और एल पर क्यों निर्भर नहीं हो रहा है। तो ये था दोस्तों रेजिस्टिविटी। इसको एक बार समराइज करते हैं। रेजिस्टिविटी क्या होता है दोस्तों? किसी भी पदार्थ की पर यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पे उस पदार्थ के द्वारा प्रस्तुत करने वाला प्रतिरोध ही उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहलाती है। या दूसरे साधारण भाषा में आपको समझना हो तो आप ये समझ सकते हैं, कोई पदार्थ है तो वो अपने में से फ्लो होने वाली इलेक्ट्रॉन का कितनी क्षमता से विरोध कर सकता है, वो उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। अब आप कहेंगे सर विरोध तो रेजिस्टेंस भी है, तो रेजिस्टेंस क्या है? वो गुण है, जो विरोध करने का गुण है उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है, उसकी क्षमता को नहीं। लेकिन जो क्षमता प्रदान करता है वो होता है रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी सिर्फ डिपेंड करेगा टेम्परेचर और किस पदार्थ से वह चालक बना है। तो ये हुआ रेजिस्टिविटी। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। फिर हम अगले वीडियो में रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसी के साथ साथ ही हमारे वीडियो में हमने अब प्रयास कर रहे हैं कि इसके आखिरी में एक जो भी वीडियो हो उसका एक आखिरी में नोट्स हो जाए, जो कि कंपटीशन के एग्ज़ाम से रिलेटिव जो क्वेश्चन आते हैं उसके रिलेटिव जो नोट्स होते हैं वो लास्ट में एक हो जाए कि हाँ आज की वीडियो में ये टॉपिक था, और उसके जो इम्पोर्टेंट्स जो नोट्स है वो एक एक लाइन में यहाँ लिख दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट ज़रूर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय।